वो कहीं रहता ही नहीं। तो ये दोनों दिक्कतें और झंझटें हमारे सामने कि अगर किसी एक ठोस रूप में हमेशा के लिए फंस गए तब दकियानूसी बन जाएंगे। अगर हमने अपने उसूलों को कभी ठोस रूप दिया ही नहीं तो बेमतलब रहेंगे, धोखेबाजी चलाते रहेंगे। अब जैसे मैंने बराबरी वाला हिसाब बताया 1-10, तो इसके ये मानी नहीं है कि ये 1-10 का रिश्ता हमेशा के लिए हो गया। मुमकिन है 100, 50, 40 बरस के बाद ये रिश्ता बदला जा सके, 1-10 की जगह 1-5 हो सके, फिर मुमकिन है उसके बाद 1-2 हो सके, मुमकिन है 9 हो सके। लेकिन हर वक्त और हर देश काल के मुताबिक अपने साधारण सिद्धांतों को अमली और ठोस रूप देने की कोशिश जब तक इंसान करता रहेगा तब तक वो अपने सगुण और निर्गुण दोनों को चलाएगा। वरना एक या दूसरी झंझट जरूर हमारे ऊपर आती रहेगी। हर एक आदमी के दिमाग में 2 खाने हैं, खास तौर से हिंदुस्तानियों के, एक सगुण खाना और एक निर्गुण। ये बड़ा दिलचस्प विषय है। एक सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि आजाद हिंदुस्तान होने के बाद दिमागी चीजों पर बहुत कम बहस और लिखा पढ़ा जाता है। ये सच्ची बात आप समझो। आरती सिर्फ उतारी जाती है लेकिन उसको बहस नहीं कहते। वो दिमाग को बढ़ाने वाली बात नहीं। आरती उतारने के लिए तो बहुत सी चीजों की आरती उतार दो, अहिंसा की उतार दो, विकेंद्रीकरण की उतार दो, उसके तो कोई मानी नहीं होते। लेकिन जो ठोस बहस होनी चाहिए और जो उसूलों के असली मतलब को निकालने वाली बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जो दार्शनिक बहस है। तो असल चीज यह है कि आज हिंदुस्तान के दिमाग के ये 2 खाने बहुत बने हुए हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि ये पिछले 1000-2000 बरस का किस्सा है, जो तो और पहला है, पुराना है। दुनिया के और किसी हिस्से में इतना नहीं जितना हमारे यहां। इसके बहुत सारे सबब रहे होंगे, सिर्फ एक सबब मैं आपके सामने रखूं। यूं ऊपरी तौर से देखने में अच्छा सबब, और वो सबब है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े विचारकों ने, सोचने वालों ने अपने दिमाग को पूरी इजाजत और खुली छूट देना चाहा, जिसमें कोई दिमागी रुकावट रहे नहीं। लेकिन उन्होंने इतनी संपूर्ण और मुकम्मल दिमागी आजादी को एक बहुत बड़ी कीमत चुका के हासिल किया। और वो कीमत क्या थी? 2 खाने बना के दिमाग के। पूरी दिमागी आजादी को हासिल करते वक्त उन्हें दिमाग का एक दूसरा खाना बनाना पड़ा कि जो कुछ समाज में चलता रहता है असलियत में, चाहे वो मिल्कियत के रिश्ते हों, चाहे वो मर्द औरत के रिश्ते हों, चाहे वो जात पात के रिश्ते हों, उन पर दिमाग के उस बड़े साधारण उसूलों वाले खाने का असर न पड़े। क्योंकि अगर असर पड़ जाता है तो दिक्कतें फिर खड़ी हो जाती, झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिए दिमाग का एक खाना तो ऐसा बना के रखा कि जो हालत चालू है उसको चालू रखो, उससे ज्यादा छेड़खानी मत करो, नहीं तो उससे गड़बड़ पैदा हो जाएगी। और दूसरे खाने को ऐसा बना के रखो कि फिर दिमाग जिस तरह का सूत काटता रहे फिर वो सूत बिल्कुल टूटे नहीं, एक ही ताजा, एक ही धार से चला आता रहे। तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के अच्छे वक्त में, और मैं घमंड के साथ कहता हूं, हमारे पुरखों ने सोचा तो ऐसा सोचा कि उससे ज्यादा अच्छा दुनिया की और किसी कौम ने कभी नहीं सोचा। लेकिन उसको, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत बड़ी कीमत चुका करके हासिल किया, 2 खाने बना करके। और वो कौन से 2 खाने आप जानते हो? शंकराचार्य के 2 खाने। एक तो पारमार्थिक सत्य और दूसरा लौकिक सत्य। एक तो आखिरी असली सच्चाई और दूसरे दुनिया की सच्चाई। ये मैं कोई हंसी नहीं उड़ा रहा हूं इस वक्त, ये आपके सबसे बड़े विचारकों की तरफ से सच के 2 रूप रखे गए।
एक तो पारलौकिक आखिरी सच्चाई जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई, और दूसरे दुनिया की सच्चाई। दो शक्लें अलग अलग रहती। दुनिया की सच्चाई के बारे में ज्यादा गड़बड़ नहीं की, नहीं तो फिर वो जो आखिरी सच्चाई है उसको सोचते वक्त गड़बड़ हो जाए ना। इसलिए आखिरी सच्चाई के मामले में दिमाग को पूरी बेरोक टोक आजादी दी और खूब बढ़िया सोचे कभी कभी। और दुनियावी मामलों में मान लिया कि बहुत सी जो पुरानी चीजें चल रही हैं उनके साथ छेड़खानी मत करो। वही चीज आज आप देख रहे हैं, वही दिमाग चला रहा है, आपका भी है और मेरा भी है। मैं ये हरगिज नहीं मानता कि इन दो खानों को बिल्कुल मिटाया जा सकता, अलग रहेंगे। अभी मैंने आपसे कहा, एक साधारण दूसरा ठोस, एक सगुण दूसरा निर्गुण, उन दोनों के आपस में रिश्ते कायम होने चाहिए, ऐसा मैंने कहा। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो दोनों मिटाए जा सकते हैं, एक ही किया जा सकता है, तो फिर नतीजा ये हो सकता है कि अगर किसी ठोस रूप को ही हमेशा के लिए साधारण रूप समझ लिया जाए तो हम फंसे रह सकते हैं, पिछड़ जाते हैं, किसी चीज की रट में पड़ जाते हैं, दकियानूसी बन जाते हैं। इसलिए दो खाने तो रहने चाहिए, लेकिन इन दो खानों में आपस में आमद रफ्त होनी चाहिए। और जब कभी कोई आप जुमला सुने, कोई बहस करें, कोई दिमाग की तरफ से बात निकाले या दूसरा आपके सामने निकाले, तो हमेशा ये कोशिश करें कि दिमाग की इन दोनों खानों में उस जुमले को आगे पीछे उतारा जाए। कोई भी जुमला हो, मामूली से मामूली जुमला। अब जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि बदअमनी होने पर गोली चलाना पड़ती, अब इसको दिमाग के दोनों कानों में ले जाए, साधारण उसूल और ठोस उसूल, आगे पीछे दोनों तरफ से उस पर रोशनी डाल करके नतीजे को निकालें। उसी तरह से जो कोई जुमला आता है, जो कोई उसूल आता है, बराबरी, विकेंद्रीकरण, दिमाग के दोनों खानों से उसे उतारें। अब विकेंद्रीकरण, ग्राम राज्य वगैरह तरह तरह की बातें आजकल सुनाई देती हैं, लेकिन कभी किसी राजनैतिक पार्टी ने या गांधी जी के चेलों ने ये कोशिश की कि बताएं ठोस तरह से इसका क्या मतलब होगा अभी आज के हिंदुस्तान में इस वक्त। अब जैसे हिंदुस्तान के असली सोशलिस्टों की तरफ से तो ये मतलब पिछले 3, 4, 5 बरस से बताया गया, नीति में भी लिखा गया। अब मैं आपको बता दूं, जो मतलब बताया गया था वो खत्म होने वाला है, जहां तक कि उस पार्टी का सवाल है जो प्रजा पार्टी है लेकिन अपने को सोशलिस्ट कहा करती है, जैसे विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण के उसूल को मान लेना, लेकिन उसका मतलब नहीं बताना। असली मतलब किसी हद तक देश और काल को देखते हुए आज कहा जा सकता। नंबर 1, कलेक्टर को खत्म करो, ये विकेंद्रीकरण का मतलब। नंबर 1, कलेक्टर को खत्म करो और जिले या शहर के इंतजाम में जहां तक बन पड़े चुनी हुई पंचायतों के मार्फत कामकाज करो। नंबर 2, पुलिस के महकमे को राज्य के मातहती से हटा करके जिला और शहर और गांव पंचायतों की मातहती में दो। नंबर 3, कि जो कुछ सरकारी आमदनी होती है, कहीं गलती न कर बैठे, मैं सिर्फ जमीन के टैक्स की आमदनी नहीं कह रहा हूं, जो कुछ सरकारी आमदनी होती है उसका कम से कम 1/4 जिला, गांव और शहर पंचायतों को दिया जाए। अब ये 3 ठोस मतलब, कलेक्टर का खात्मा, चुनी हुई पंचायतों के द्वारा हुकूमत चलाना, पुलिस के महकमे को राज्य से हटा करके जिला पंचायत को देना और आमदनी के 25 सैकड़ा को गांव पंचायतों को दे देना। अब ये ठोस मतलब। मैं ये नहीं कहता कि ये तीनों ठोस मतलब हमेशा के लिए रख देने चाहिए। मुमकिन है 15-20 बरस के बाद और ऐसी हालत हो सकती है कि जिसमें विकेंद्रीकरण के दूसरे मतलब भी कहे जाए और लोगों को कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो लोग सिर्फ विकेंद्रीकरण की राग अलापा करते हैं बिना बताए हुए कि उस विकेंद्रीकरण का इस वक्त देश और काल के मुताबिक क्या मतलब होता है, मैं उनको क्या कहूं? ना समझ, इसमें कोई शक नहीं।
لیکن ناسمجھ کو آپ کوئی معمولی شک مت سمجھنا. ناسمجھ تو بے ایمان سے زیادہ مصیبت دنیا کے لیے پیدا کیا کرتا ہے. تو آج میں اور کچھ زیادہ تفصیل میں نہ جا کے اتنی ہی آپ سے پرارتھنا کروں گا کہ ہم ہمیشہ اپنے دماغ کے ان دو خانوں کے بارے میں سچیت رہیں. کسی حد تک تو سچ پوچھو تو میں خود بھی بہت زیادہ نرگن کی پہچان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے 2 دن سے آج تیسرے دن بحث تو کافی کر دی، لیکن اس میں سگوں بات نہیں آئی کہ ہمارا سالانہ یا یہ سوشلسٹ پارٹی کو بنانے والا جلسہ 28 دسمبر سے آپ ہی کے شہر میں ہو رہا ہے. نہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ میں سے جن لوگوں کو یہ سب اصول پسند آئیں وہ سوشلسٹ پارٹی کے ممبر بنے، یا کم سے کم اس کانفرنس میں درشک کی حیثیت سے آئیں. یہ سب باتیں کچھ نہیں کہیں. اور کہنا کوئی ضروری ہوتا ہے سو بھی نہیں، کم سے کم میں تو نہیں کہا کرتا، لیکن پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں. اور میں سب کے لیے اس وقت نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں کو یہ اصول اتنے پسند آتے ہوں کہ ان کے بارے میں آگے بھی کوئی کارروائی کریں، تو ان کے لیے سگن اور نرگن کے سمبند میں یہ کرتویہ ضرور آ جاتا ہے کہ پھر رکے نہیں، آگے بڑھیں. جن کو یہ پسند آتے ہوں وہ ایسی پارٹی کے سدسیہ بنے، اس میں آ کر کے حصہ بٹائیں. اگر اس پارٹی میں کئی طرح کی کمزوریاں اور دقتیں ہیں تو ان کو دور کریں، اپنی تھوڑی بہت محنت جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں اس سے، کیونکہ اس کا بہت خطرہ ہے کہ ہم لوگ ایک دماغی بحث کو اگر وہ ٹھوس بھی ہو جائے تو صرف بحث تک رکھ کر کے کوئی بھی سگوں قدم نہ اٹھائیں تو نتیجہ برا ہی ہوتا رہ جائے گا. آج آپ دیکھ رہے ہو کہ بڑے بڑے مسئلوں پر بھی سرکار کو تو چھوڑ دیجیے، خود ہم لوگ ہندوستان کی جنتا کیسے اپنے دماغ کو استعمال کر رہی. ایک طرف تو اب میں پرانی باتوں کی طرف دھیان دوں، 5000 برس سے جو چلی آ رہی ہیں. ایک طرف تو وہ نرگن برہم ہے جس کے مطابق دنیا میں ہر ایک چیز ایک ہے، اور جب ایک ہے تو برابر، کیونکہ غیر برابر ہو تب تو دو ہو جاتی ہے نا. جہاں ایکائی ہوگی وہاں برابری ضرور رہے گی، جہاں ایکائی نہیں ہے وہیں پر تو غیر برابری ہو سکتی ہے. تو دنیا اور دنیا کے باہر بھی یا سارا وشو جو کچھ بھی کہو اس کی صرف ایک سچائی ہے، چاہے گھاس، چاہے گدھا، چاہے آدمی، چاہے ستارہ، چاہے آسمان، سب ایک ہے، برابر. اور اسے وہ سچیدانند وغیرہ کے نام سے بھی پکارا کرتے ہیں. سب ایک ہے. یہ تو ہے نرگن برہم. اور ادھر جب سگن برہم کا معاملہ اٹھتا ہے تب گھاس اور گدھے کو کون کہے، آدمی کے اندر بھی فرق ہو جایا کرتا. کوئی تو ہے براہمن آدمی، کوئی ہے بھنگی آدمی، کوئی ہے ٹھاکر بنیا آدمی، کوئی ہے وہ ردی اور کاما آدمی، اور طرح طرح کے جاتیاں آ جاتی. کہاں سچیدانند، کہاں برابری، کہاں ایکائی، سب ایک نرگن برہم ہے. اور کہاں جب سگن برہم والا معاملہ اٹھتا ہے تو گھاس اور گدھے کو کون کہے، آدمی میں غیر برابری قائم ہو جاتی. یہ دو خانے ہیں. اور جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں بھی کم اور زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج جو بیماری دماغی ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے اور جس کے کم اور زیادہ سبھی شکار ہیں، اس بیماری کو ہم لوگ پکڑیں اور
اس کا اصلی نام دے کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو زبان کہتی رہے گی کہ ہندوستان کی راشٹریتا کو خطرہ ہے جات پات سے، صوبوں سے، زبان سے، نہ جانے کون کون سی چیزوں سے، کاسٹزم، پروونشلزم، لنگوازم، نہ جانے کن کن چیزوں کے اوپر زبان تو حملہ کرتی رہے گی. لیکن یہ کہنے کا موقع دیں کہ دنیا میں ہر ایک اصول کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک سگن اور دوسرا نرگن. ایک سادھارن اور دوسرا ٹھوس. ایسا کوئی اصول نہیں ہے جس کے یہ دو روپ نہ ہوتے ہوں. صرف دھرم یا درشن میں ہی سگن اور نرگن نہیں ہوا کرتے. وہاں تو آپ جانتے ہی ہو کہ برہم کو سگن اور نرگن کہا گیا ہے. دونوں شکلوں کو الگ الگ بتانے کی کوشش کی گئی، لیکن دنیا کے راجنیتی، سماج، اقتصادی زندگی، ہر ایک میں جو کوئی اصول آپ ڈھونڈیں اس کی یہ دو شکلیں ہوتی. ایک عام شکل اور دوسری ٹھوس شکل ہر ایک اصول کی. جیسے برابری، وکیندریکرن، اہنسا، ان اصولوں پر چرچا بہت ہمارے ملک میں آج کل ہو رہی ہے. کچھ پر تو دنیا میں بھی. ویسے تو ہندوستان کی راجنیتک زندگی کے جو سب سے بڑے 5 مقصد ہیں ان کو اپنی سمجھ کے مطابق میں گناؤں. ایک برابری، دوسرے جنتنتر یا جمہوریت، تیسرے وکیندریکرن، چوتھے اہنسا اور 5ویں سماجواد. جس کسی پارٹی کے کاریکرم اور مقصدوں کی طرف آپ نگاہ ڈالیں یہ 5 ادیش آپ کو ملیں. اور اسی لیے اکثر یہ غلطی ہو جایا کرتی ہے بات چیت کے اور بحث کے دوران میں کہ آخر فرق کہاں ہے بتاؤ تو صحیح. انہیں 2 پارٹیوں کے بارے میں بات چلے تو فرق نہیں معلوم پڑے گا اگر صرف ان 5 مقصدوں کے عام روپ کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے. کیونکہ برابری سب کا مقصد، سماجواد سب کا مقصد، وکیندریکرن سب کا مقصد. جب تک کہ ہندوستان کے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہر ایک سدھانت کے 2 روپ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک تو سادھارن روپ اور دوسرے ٹھوس روپ، تب تک اصولوں کی ہماری بحث یوں ہی بے مطلب چلتی رہ جائے گی. اصولوں کی عام شکل
सिर्फ जान लेने से कुछ भी नहीं जाना जाता। जैसे बराबरी, कहते रहो कि हमें बराबरी हासिल करना है, लेकिन बराबरी के आखिर मतलब क्या? बराबरी हासिल करना है इस बात को हर वक्त और हर इलाके में देश और काल के मुताबिक एक ठोस जामा देना पड़ेगा। ये ठोस जामा देश और काल के मुताबिक बदल सकता है, इलाके और वक्त के मुताबिक। मुमकिन है कि बराबरी का जो मतलब 100 बरस पहले होना चाहिए था वो आज न हो कि कोई दूसरा, या 100 बरस बाद कोई दूसरा हो जाए। लेकिन कोई ये कहे कि बराबरी हवा में रह सकती है बिना एक ठोस मतलब के, तो ये नामुमकिन बात है। बराबरी देश और काल के परे सारी दुनिया के इंसानों के लिए हमेशा का उसूल जरूर है, लेकिन वो उसूल मतलब कभी हासिल करता है जब इलाके और वक्त को देखते हुए उसके अंदर एक ठोस मतलब रखा जाता है, वरना वो कोई मतलब नहीं हासिल करता। लोग कहते रहें कि बराबरी हासिल करना है और ये न बताएं कि कैसी बराबरी, किस तरह की, कितनी, किस ढंग की, तो फिर वो उसूल बेमतलब हो जाया करता है। जब ये बताते हैं कि कैसी और किस ढंग की बराबरी, तो उस उसूल में मतलब आ जाने के साथ साथ पकड़ भी आ जाती। यूं बराबरी के ही ठोस शक्ल को देखने लगे तो उसकी कई पहलू। कौन सी बराबरी? कानून की बराबरी, समाज की बराबरी, सियासी जिंदगी में वोट की बराबरी, या आमदनी की बराबरी। आमदनी में भी किस ढंग की बराबरी? क्या आमदनी की सबसे नीची सतह और सबसे ऊंची सतह पर कोई रोक लगाई जा सकती? इस तरह के सवाल उठते हैं। आज हिंदुस्तान में करीब करीब हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि उसका मकसद बराबरी हासिल करना है, लेकिन शायद कुछ लोगों को छोड़ करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये साफ कहने को तैयार नहीं कि उसके बराबरी का मतलब क्या है, ठोस मतलब। बराबरी के उसूल के निर्गुण रूप को तो सभी पार्टियों ने अपना लिया है, लेकिन उसके सगुण रूप को कोई भी पार्टी कहने को तैयार नहीं कि उसकी बराबरी का क्या मतलब होता है। और जब तक उसका सगुण रूप नहीं बताया जाता तब तक उस उसूल का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मिसाल के लिए मैं आपसे कहूं कि एक बराबरी का सगुण रूप यह हो सकता है कि सभी तरह की आमदनियों में रिश्ता कायम किया जाए। सबसे कम आमदनी कितनी हो, सबसे ज्यादा आमदनी कितनी हो, दोनों का संबंध हो जाए। कानून से, खेती कारखाने की आमदनी के मुताबिक, टैक्सेशन की नीति से और दूसरी कार्रवाइयों से ये तय कर दिया जाए कि इतना कम से कम हो, उतना ज्यादा से ज्यादा हो। मिसाल के लिए मैं समझता हूं हिंदुस्तान में 1 और 10 का रिश्ता हासिल किया जा सकता है कि अगर कम से कम आमदनी 1 है तो फिर ज्यादा से ज्यादा आमदनी 10 हो, जिस किसी किस्म की आमदनी हो। आप कहीं सरकारी आमदनियों को मत समझ जाना। सरकारी आमदनियों के अलावा जो गैर सरकारी आमदनियां होती हैं, चाहे कारखानों की, चाहे वकीलों की, चाहे किसी की भी, उन आमदनियों में 1 और 10 का रिश्ता कायम कर दिया जाए। यूं आपको शायद हिंदुस्तान के पुराने कुछ फैसलों के मुताबिक याद होगा 500 रुपए की बात, तो मैं पहले से कह दूं कि वो फैसला किसी मानी में अधूरा और गैर मुनासिब था कि उसने सिर्फ सरकारी नौकरों की आमदनी पर सतह कायम करना चाहिए थी, और ये कभी हो नहीं सकता
कि सारे समाज में तो चारों तरफ लालच का समुद्र बहता रहे और बीच में सिर्फ सरकारी नौकरों के लिए एक फर्ज का टापू बना डालो, ये नामुमकिन चीज है। वो लालच की लहरें लपेटा मारेंगी और अगर किसी तरह से कर्तव्य का टापू बना भी दिया सरकारी नौकरियों के लिए तो वो टापू लालच के समुद्र में बह जाएगा। इसलिए रोक लगाना है तो सभी आमदनियों पे, सरकारी नौकरों की, कारखानों वालों की, वकीलों की, राजनीति करने वालों की एक रोक लगाना। अब ये मैंने सिर्फ मिसाल देकर के बताया कि किस तरह से एक मामूली सा उसूल बराबरी वो तभी मतलब हासिल करता है जब उसमें कोई ठोस वक्ती देश के मुताबिक मतलब रखा जाए, वरना वो कोई मतलब नहीं हासिल करता। ये सही है कि उसूलों के इन दो शक्लों के आपसी रिश्तों को थोड़ा और गौर से हम देखें। एक तो ये कि अगर किसी उसूल को सिर्फ साधारण शक्ल में रख दिया जाता, उसका ठोस मतलब नहीं बताया जाता, तो वो धोखा और बेमतलब हो जाया करता है। धोखे की भी उसमें गुंजाइश आ जाती है। लोग कहते रहेंगे कि उनके ये उसूल पकड़ रहेगी नहीं तो कहेंगे कुछ होगा कुछ। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप बेईमानी के कारण को ही अपनी आंखों के सामने रखें। बेईमानी के अलावा नासमझी बड़ा कारण होता है। इतना मैं आज जरूर साफ कर देना चाहता हूं कि दुनिया में लोगों की कार्रवाइयों में दो तरह के दोष हो सकते हैं। एक तो चरित्र का दोष और दूसरे समझ का दोष। ये दो बिल्कुल अलग अलग है। मैं ये नहीं कहता कि चरित्र का दोष नहीं हुआ करता, होता है। जब आदमी या कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार लालच से, घमंड से, गुस्से से या दूसरों के ऊपर राज्य कायम करने की नियत से बुरा काम करे तो वो चरित्र का दोष है, लालच, घमंड, गुस्सा वगैरह लेकर के। लेकिन जब वो समझ की कमी के कारण कोई बुरा काम करते हैं तो वो समझ का दोष होता है। इन दोनों को हम लोग अलग करना सीखें, क्योंकि आज जहां हिंदुस्तान में उसूलों के इन दो शक्लों को नहीं समझा जाता, एक आम शक्ल और दूसरे ठोस शक्ल, उसी के साथ साथ जहां कहीं कोई बुराई हो जाती है झट से आदमी की नियत पर शक किया जाने लगता है। हो सकता है उसकी नियत खराब, हो सकता है उसने ये काम बुरी नियत से किया, लेकिन वो दूसरा सवाल है, उसके चरित्र का दोष है या उसके समझ का दोष है। इसके बारे में बहुत ही जांच पड़ताल करके फैसला करना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि राजनीतिक पार्टियां या सरकार की कमियों को हम दूर नहीं कर पाते, क्योंकि जहां समझ का दोष है उसको चरित्र का दोष समझ करके अपने प्रचार में सिर्फ चरित्र के दोष की बातें करते हैं। जहां कहना यह चाहिए कि मंत्री बेवकूफ हैं, वहां कह हम ये दिया करते हैं कि वो बेईमान हैं, इसलिए नतीजा हासिल नहीं हो पाता। बेवकूफी में और बेईमानी में फर्क है। मैं किसी को कम बुरा या ज्यादा बुरा नहीं कहता, बल्कि सच पूछो तो बेवकूफी बेईमानी से ज्यादा बुरी चीज, क्योंकि वो बेवकूफी सिर्फ मंत्रियों तक ही नहीं महदूद रहती, वो बेवकूफी सारे मुल्क को अपने थांस में पकड़ करके सारे मुल्क के दिमाग को गंदा कर दिया करती। और जब मंत्रियों के बेवकूफी को हम नहीं पकड़ पाते और उनको बेईमान कह दिया करते हैं, तो उसी के साथ साथ हमारा अपना दिमाग भी नहीं सुधर पाता, क्योंकि हम भी बेवकूफ बने रह जाते हैं। उसूलों की बहस में हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जहां कहीं गलतियां दिमाग की होती हों उसूलों की दोनों शक्लों को समझने, वहां झट से सिर्फ ईमान की बात ला करके कोई दोष लगा देना वो खुद अपने लिए खतरनाक हुआ करता है। मुल्क आगे नहीं बढ़ पाता, बीमारी हमारे समझ में नहीं आती।
اس لیے بیماری کی ٹھیک دوا نہیں ہو پاتی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم بالکل الگ الگ ڈھنگ سے سوچیں. یہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب اس سوال کو میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پکڑ تو وہ جھٹ سے لیتے اور کٹنی اور کرنی کے فرق کا بیان بھی بار بار کرنے لگے کہ جیسا کہو ویسا کرو، لیکن وہ اسے جھٹ سے چرتر کا دوش بنا ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں لالچ ہے، ان میں گھمنڈ ہے، ان میں بدماشی ہے، وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں جیسا کہا جاتا ہے ویسا کیا نہیں جاتا. اس کا اگر چرتر کا دوش ایک کارن ہے تو اس سے بھی بڑا کارن ہے کہ دماغ میں اصولوں کی چرچا اور بحث کو ٹھیک طرح سے نہیں چلایا جاتا. جیسا میں نے ابھی برابری کے حساب سے بتایا، یہ جتنے اصول ہیں ان کو کیسے کیا ٹھوس شکل دی جائے یہ فیصل نہیں کیا جاتا. چاہے وہ برابری ہو، چاہے اہنسا ہو، چاہے سماجواد ہو، چاہے وکیندریکرن ہو. یہ جتنے بھی میں نے آج ہندوستان کی زندگی کے سب سے بڑے اور سب سے اونچے اصول بتائے ہیں ان کے بارے میں دماغی بحث ٹھیک طرح سے ہو نہیں رہی ہے. کوئی کوشش نہیں کی جاتی کہ پکڑ آئے. کیا ہے اہنسا؟ ایک طرف زبان تو مہاتما گاندھی اور اہنسا کی آرتی ہمیشہ اتارتی رہے اور دوسری طرف پولیس کی بندوقیں ہمیشہ خود اپنی جنتا کے اوپر گولیاں چلاتی رہیں. تو آخر اس کے اوپر کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے نا. ایک طرف زبان تو چرخا چلاتی رہے اور دوسری طرف کپڑے کے کارخانے ہاتھوں کے ذریعے بنتے رہے. ایک طرف زبان تو وکیندریکرن کا راگ گاتی رہے اور دوسری طرف سیاسی طاقت زیادہ اور زیادہ سے زیادہ دلی میں اکٹھا ہوتی رہے. جب ایسی چیزیں ہوتی تو ان کے اوپر سوچ وچار کرنا چاہیے کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے، اور اس کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ سرکار بدماش ہے، منتری نکمے ہیں، بے ایمانی ہو رہی ہے، اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا. جیسا میں نے آپ سے کہا اس سے خود ہمارا دماغ کند رہ جاتا ہے، ہم آگے قدم نہیں بڑھا پاتے. جب کوئی بیماری دیکھیں تو اس بیماری کو ٹھیک طرح سے پہچان کے اس کا ٹھیک نام دے کر کے تبھی دوا نکال سکتے ہیں. تو یہ بیماری ہے. زبان اہنسا، وکیندریکرن، سماجواد، برابری کے راگ گاتی رہے اور ہاتھ کارخانے اور بڑے بڑے کارخانے اور بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے کیندریکرن اور 14 تلے کے سیکریٹریٹ بناتے رہیں. تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب میں آپ کو برابری کے علاوہ ایک دوسرا مثال دیتا ہوں اور وہ کھیتی کارخانوں کے بارے میں. بالکل ایمانداری سے ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے کہ ایک طرف دماغی طور سے تو گاندھی جی نے چرخا، گرام ادیوگ، جھونپڑی وغیرہ کو ہمارے دماغ میں جگہ دے دی، کم یا زیادہ، کچھ کے دماغ میں کم، کچھ کے دماغ میں زیادہ. اس کے ساتھ بہت سی چیزیں لپٹی ہوئی، کچھ تو سیاسی کہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے یہ طریقے تھے، کچھ آرتھک کہ ملک میں اتنی بڑھی ہوئی بیکاری ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے یہ طریقے صرف رہتے ہیں، کچھ سبھیتا اور سنسکرتی کے کہ اس سے نئی دنیا بچ سکے گی. اس طرح کے خیال دماغ میں جمے ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دماغ میں ایک دوسرا خیال ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں تو بہت امیری اور دوسرے حصے میں بہت غریبی، اور جس حصے میں امیری اس میں بڑے کارخانے چلتے ہیں، اس میں بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی مشینیں، ایک ایک مزدور کے اوپر 15-15, 20-20 ہزار روپے کی پونجی لگی ہوئی، اور وہاں امیری زبردست انڈسٹریلائزیشن ادیوگیکرن ہے، چاہے امریکہ میں چاہے روس میں. اور جو دنیا کا غریب حصہ ہے
जहां लोग भूखे रहते हैं या छोटी हैसियत से अपनी जिंदगी बिताते हैं, वहां के लोगों की एक लाजमी ख्वाहिश होती है कि हम भी कुछ अच्छे बने, तो चलो हम भी अपने को इंडस्ट्रियलाइज करें। तो अब आप देखेंगे कि दिमाग में दो चीजें साथ साथ भरी हुई हैं, आप जितने यहां बैठे हुए हो उनके भी, और इसी तरह से मंत्रियों को भी बेईमान मत समझना इस मामले में, वैसे और मामलों में जो कुछ भी होते हो, इस मामले में उनके दिमाग में भी ये दो खाने बने हुए हैं। हमारे दिमाग में है, उनके दिमाग में है। एक तरफ तो चरखे वाला खाना, ग्राम उद्योग वाला खाना कि इससे बेकारी दूर होगी, इससे नई सभ्यता बनेगी, इसका कुछ अहिंसा से जुड़ाव है, और दूसरे तरफ बड़े मशीनों और बड़े कारखानों का हिस्सा ताकत दिमाग के अंदर, कि जिससे हम ये सोचते हैं कि अगर उस रास्ते पे चले तो हम भी अमेरिका और रूस की तरह अमीरी शायद हासिल कर जाएं। तो दिमाग में ये दोनों चीजें साथ साथ बैठी हुई हैं। और अगर आज बहुत से ऊपरी तौर से बेईमानी की बातें नजर आती हों, तो आप उनको असल में दिमाग के इन दो खित्तों के रहने से नतीजा समझें। अब बेईमानी की मैं आपको कौन कौन सी चीजें सुनाऊं। एक तो यही हंसी की बात है कि बंबई कलकत्ते जैसे शहरों में जो बड़ी बड़ी इमारतें व्हाइट हेड लैंडलॉर्ड की हुआ करती थी, वो बिक करके आजकल शायद दिल्ली में भी वो कोई इमारत पहले थी या नहीं, लेकिन बढ़िया सी अब तो इमारत है, संगमरमर के पत्थर सामने लगे हुए हैं और उनके अंदर खादी बिकती है, और उनके बेचने वाले और बेचने वाली भी काफी अच्छी नौकरी पाने वाले लोग, और उनके मैनेजर्स तो बहुत ही अच्छी नौकरी पाते हैं। तो अब ये बिल्कुल नकली चीज है, क्योंकि ये बड़े सेल्स डिपार्टमेंट्स, बड़ी दुकानें, बड़ी नौकरियां, बड़े विज्ञापन किस चीज पर निर्भर करते हैं, जबकि पैदावार की कीमत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करते जाए तब ये सब चीजें चलती। जैसे ये बकिंघम कर्नाटक मिल्स है, बिन्नी या समझो, असल में तो ये अमेरिका रूस वगैरह के मामले हैं, उनके कारखानों से हमेशा माल ज्यादा तैयार होता रहता है, उसके पैदा करने में कम खर्चा होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरते रहते हैं तभी तो आखिर बेचने वगैरह में या विज्ञापन करने में खर्चा किया जा सकता है ना। खादी में कौन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर सकते हैं? चरखा चलाने वाला तो बेचारा 6 आने 8 आने रोज पैदा करे, और खादी को बेचने वाले 1000 रुपए और 200 रुपए महीने की तनख्वाहें पाए। अब इससे बढ़ करके कोई सबूत हो सकता है? आज के हिंदुस्तान के दो दिमाग होने का, अब मैं बेईमानी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ये चल रहा है, क्योंकि दिमाग में वो दो हिस्से बने हुए, इसलिए चला जा रहा है सारा मामला। इसी तरह से आप सिर्फ खादी को न लीजिए, दूसरी बातों को ले लीजिए। अब ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बन रही, पहली बनी, खत्म हो रही, अब सुना दूसरी भी बनने वाली है, तो उसमें मैं बहुत तफसील में न जा करके सिर्फ इतना कहूं कि एक 30 सैकड़ा तो फिजूल खर्च किया जाता है। भाई बहन, रिश्तेदार, जात बिरादरी वाले, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो अपने गांव या मोहल्ले तक लोग मोहब्बत कर जाते हैं, तो वहां तक 30 सैकड़ा तो फिजूल खर्ची, जिसको कुछ लोग बेईमानी कहते हैं, उसमें चला जाता है। आप कहोगे इसके लिए सबूत क्या? सबूत खुद सरकार की कमेटियां, वो खैर 30 तक नहीं जाती, वो 10 सैकड़ा तक जाती हैं। हिंदुस्तान की सरकार, जैसे हर एक सरकार की अकाउंट और ऑडिट
कमिटियां होती हैं या उनके अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल वगैरह होते हैं जो हर साल के खर्चे के ऊपर पूरी तहकीकात करते हैं, फिर रपट देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आजकल हम लोगों की हालत हो गई है कि न जाने कौन सा 2 साल पहले का भी ऑडिटिंग हो रहा है। एक तो ऑडिटिंग पिछड़ता चला जाता है और दूसरे ऑडिट कुछ भी लिखता रहे लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं रहती। तीसरे बहुत से खर्चे हैं उनका कुछ पता ही नहीं रहता, उनकी अकाउंटिंग है ही नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट्स कुछ ऐसे हो गए हैं कि कोई ख्याल ही नहीं करते। मुफ्त का माल है, खर्च करो, क्या है। लेकिन फिर भी दामोदर और भाखड़ा, इन 2 का मुझे ठीक तरह से याद है जो फिजूल खर्ची हुई है। यानी मैं फिजूल खर्ची जब कहता हूं तो बिल्कुल रुपया बर्बाद किया गया है, उसके बारे में ऐसी सरकारी रपट में भी 10 सैकड़े को तो माना गया है कि 10 सैकड़ा रुपया बर्बाद किया। वो जब खुद 10 सैकड़ा मानते हैं और हम लोगों को कुछ पता है भी कि किस तरह से काम चलता है। अभी कल ही मैं सुन रहा था कि यहां पे कोई एक नेशनल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, नाम छोड़ दीजिए, आप ही के राज्य में शायद 72 लाख रुपए खर्च करना था पहली पंचवर्षीय योजना के मुताबिक उस इलाके में। मतलब कुआं खुदवाना या सड़क बनवाना या लोगों को, किसानों को बिजली वगैरह दिलवाना वगैरह वगैरह। तो उसमें 62 लाख रुपया तो जो सेवा करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी के लिए और 10 लाख रुपया प्रोजेक्ट पे खर्च किया जा रहा है। 62 लाख रुपया नौकरी पे और 10 लाख रुपया काम पे। मैं ये जानता हूं कि जहां 72 लाख का खर्चा होगा वहां लाजमी तौर से अगर मान लो 7-8 लाख नहीं तो 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख तक खर्चा हो सकता है नौकरियों पे। ये वैसे ही है जैसे अस्पताल और दवाइयों वाला हिसाब है। और शायद आप जानते होंगे कि अस्पताल तो देहातों में या कम से कम कस्बों में काफी खुले हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है कि एक साल भर में 500 रुपयों की दवाइयां बांटी जाती और बांटने वाले कंपाउंडर और डॉक्टरों की तनख्वाह के ऊपर कोई 8,000-10,000 रुपया खर्च किया जाता है। ये एक आम तौर से अपने हिंदुस्तान में चल रहा है। इसके ऊपर जरा आप निगाह रखना। मैं आपको सिर्फ ये बताए देता हूं कि किस तरह से हमारी सभ्यता कुछ तो पुरानेपन के कारण, कुछ नई बदमाशियों के कारण बिगड़ गई है। तो खैर एक पंचवर्षीय योजना में और सरकारी खर्चे में मैंने जो 30 सैकड़े का आंकड़ा बताया तो वो कुछ शायद कमी हो फिजूल खर्ची का। बहुत से दोस्त मेरे ऐसा समझते हैं कि उससे ज्यादा होता है। इतना मैं माने लेता हूं कि कोई भी सरकार इस वक्त हिंदुस्तान में आए लेकिन 5-7 सैकड़े तक की तो फिजूल खर्ची हो करके रहेगी, क्योंकि जो पुराना हिंदुस्तान है वो एकदम से तो मिटाया नहीं जा सकता, तो कुछ खर्ची तो रहेगी। लेकिन 5-7 सैकड़े की फिजूल खर्ची या बेईमानी के बदले अगर अरबों रुपए के खर्चे में 30 सैकड़े तक फिजूल खर्ची होने लगे तो फिर सवाल उठता है कि हो क्या रहा है आखिर। तो 30 सैकड़ा तो वो हुआ। और मैं समझता हूं कि कोई 10-15 सैकड़ा खर्च किया जाता है महात्मा गांधी के सिद्धांत पर नहीं, महात्मा गांधी के भूत पर। जैसा अभी मैंने खादी का जिक्र आपसे किया, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं गांधी जी के जो लोगों के दिमागों में घर कर गए, तो उनकी आरती तो जरूर उतारना है, क्योंकि अगर वो आरती न उतारें तो लोगों को ठेस लगे कि क्या चीज हो रही है कि गांधी जी जो बातें कह गए थे वो की नहीं जा रही। तो इसलिए ग्रामोद्योग, खादी और हैंडलूम और हरिजन सेवक और क्या वो औरतों की सेवा वगैरह वगैरह 50 तरह के महकमे खोल दिए जाते हैं और उन महकमों के मार्फत रुपया खर्च होता है। और आप जानते हो कि पंचवर्षीय योजना के मुताबिक अरबों रुपए इसके लिए अलग किए गए। इससे एक फायदा जरूर होता है राजनीतिक ढंग से कि वो लाखों की तादाद में लोग जो शायद अगर लाखों नहीं तो उनमें से हजारों सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते, गांधी जी के चेले लोग
अब उन लोगों को चाहे नासमझी में चाहे स्वार्थ में मौका मिल जाता है कि इस सरकारी रुपए को लेके कुछ जरा रचनात्मक काम करें। उधर तबियत भी खुश हो जाती है, इधर रुपया भी मिल जाता है, उधर सरकार के खिलाफ भी ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाती, तो सब तरह के काम हासिल हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये 10-15 सैकड़ा जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर नहीं, महात्मा गांधी के भूत के ऊपर खर्च किया जाता है। और कोई 50-55 सैकड़ा अमेरिका और रूस के जैसे उद्योगीकरण पर खर्च किया जाता है। ये इस वक्त सरकारी प्लानिंग के खर्चे की असली शक्ल क्या? विकेंद्रीकरण की भी तस्वीर देखें तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। बातचीत हमेशा होती है कि गांव का राज कायम करना है, लेकिन असलियत क्या है कि हिंदुस्तान के लोगों के शासन, हुकूमत और दिमाग दोनों को केंद्रीकरण के ढांचे में ढाल दिया जाता है। इस वक्त क्या हो रहा है? हर एक चीज के लिए आखिरी फैसले के लिए दिल्ली की तरफ निगाहें लगती। कोई फैसला होगा, ठीक फैसला होगा, गलत फैसला होगा, वही फैसला करेंगे और अपना वो करेंगे। हर हालत में दिमाग, हुकूमत तो छोड़ ही दो, हुकूमत में तो इतना जबरदस्त केंद्रीकरण हो गया है कि मुझे तो साफ ऐसा मालूम होता है कि आज कोई भी सरकारी पार्टी का नेता या मिनिस्टर अगर गर्दन पकड़ करके निकाल दिया जाए, प्रधानमंत्री खैर उसको निकालेंगे, दिल्ली वाले गर्दन पकड़ के वो निकाल दें, चूहा भी नहीं दौड़ेगा, किसी को भी निकाल दें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी को कोई जगह ही नहीं हो। क्या किसी का जनता से कोई संपर्क ही नहीं, कोई सचमुच नेता है ही नहीं। मुझे कोई एक आदमी का नाम कोई बताए जो आज अपने इलाके का नेता है या अपने राज्य का मंत्री या जो खुद दिल्ली की हुकूमत में मंत्री की जगह पे बैठा हुआ, जिसको अगर कल प्रधानमंत्री गर्दन पकड़ के निकाल दें तो हिंदुस्तान में जूं भी देंगे, ऐसा कोई है नहीं। थोड़ा बहुत एक आध लोग पहले थे, वो भी बहुत कम, वो तो खैर चले गए। और जो जिन लोगों ने मामूली सी कोशिश की थी, आप जानते ही हो, कोई जनता में बहुत ज्यादा तो ताकत थी नहीं, और कुछ फंस गए। तो अजीब अजीब किस्से होते रहते हैं। आपको इस्तीफों के मैं क्या किस्से बताऊं। जो ये दिल्ली की हुकूमत के मंत्री लोग इस्तीफा देते हैं सरकार की खराबियों के कारण, लेकिन उसी इस्तीफे में बोल दिया करते हैं कि हालांकि उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। ये दिल्ली की हुकूमत में हुआ है। पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने जिसने इस्तीफा दिया उसने बयान दिया, जब वो इस्तीफा दे रहा था उस वक्त ये बयान कर रहा था कि सरकार की मजदूर नीति खराब, इसके सबब से उसे इस्तीफा देना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जोड़ देता था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। तो ये केंद्रीकरण का दिमागी नक्शा। अब जब ये सारी बातें आए, क्या अहिंसा, क्या केंद्रीकरण, क्या प्लानिंग के खर्चे, तो लाजमी तौर से सवाल उठ जाता है कि उसूलों का एक तो साधारण रूप और दूसरा ठोस रूप जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये मामले चलते रहेंगे। जैसा मैंने अभी वो कारखानों के बारे में बताया, एक तरफ दिमाग में चरखा बना हुआ है, दूसरी तरफ उद्योग धंधे के बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं, और बिल्कुल ईमानदारी से। वहां कोई बेईमानी का सवाल नहीं, वहां सिर्फ समझ का सवाल है कि आदमी का दिमाग हिंदुस्तान में इस ढंग का बना हुआ है कि उसके अंदर एक तरफ तो चरखे का खाना है और दूसरे तरफ बड़ी मशीनों का कारखाने का खाना है। ये दो दिमाग के हिस्से बने हुए हैं,
उसी तरह से एक तरफ तो अहिंसा का खाना और दूसरी तरफ, अब मैं सिर्फ मंत्रियों के दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी और अपनी, दूसरी तरफ वो खाना बना हुआ जिसमें कम या ज्यादा एक ख्याल जमा हुआ है कि भाई बिना गोली चलाए सरकार कैसे चल सकती। आप जितने यहां बैठे हुए हो उनके दिमाग में भी कि बिना गोली चलाए सरकार कैसे चल सकती है। एक बार एक सरकारी मंत्री ने तो इसी ख्याल को बहुत रंगीन ढंग से कहा था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत चलाना तो शेर की सवारी करना है। शेर चाहे जितना अच्छा जानवर हो, आखिर जंगली है ना, और उस पर गोली चलाना इंसान तो यही समझता है जरूरी हो जाता है। अच्छा होता कि हिंदुस्तान की जनता सचमुच शेर होती तो फिर ये सवारी करने वाले लोग उसकी पीठ पे नहीं होते, उसके पेट में होते। लेकिन खैर, हम लोगों के दिमागों में किस तरह से खाने दो अलग अलग बने हुए हैं, और मैं फिर आपसे कहूं कि इनका ताल्लुक चरित्र से बिल्कुल नहीं है। ये कोई लालच या घमंड या स्वार्थ या ईर्ष्या या जलन के सबब से नहीं, दिमाग के अंदर। अब जैसे आप लोग हैं, आपको किसी से क्या मतलब, न कोई स्वार्थ हासिल करना है, न किसी से जलन निकालना है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग के अंदर भी ये दो खाने बने हुए हैं जिसमें एक में कहा गया है कि भाई गोली चलाना तो बुरा है। ये तो एक जंगली पने की निशानी, और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि बिना गोली चलाए सरकार कैसे चल सकती है। जब लोग बदमाशी करेंगे तब गोली चलाना ही पड़ेगा। और इसी दो खानों के सबब से एक बार एक बहुत बड़े मंत्री ने कहा भी था, बोलने में ये लोग बड़े चालाक होते हैं, कि गोली चलाना बुरा है, लेकिन क्या किया जाए, कई दफे ऐसे मौके आ जाते हैं जब जनता गैर कानूनी कार्रवाइयां करने लगती है, तब गोली चलाना ही पड़ता है। अब आप देखो, ये जुमला कितना मजेदार जुमला है, गैर कानूनी कार्रवाइयां, बदअमनी। अब बदअमनी एक उसूल का शब्द, क्या मतलब है इसके? जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि हर शब्द के, हर उसूल के आप दो मतलबों को हमेशा अपने दिमागों के सामने लाने की कोशिश करें। बदअमनी की क्या मतलब? यूं तो खैर बदअमनी एक साधारण मतलब है ही, जो हमेशा हर समय 5000 बरस पहले और 5000 बरस बाद भी रहेगा। बदअमनी यानी किसी तरह की गड़बड़। लेकिन वो बदअमनी जो गोली चलाने लायक हो, उसको आखिर कोई न कोई ठोस रूप तो देना चाहिए ना, या सिर्फ उसको हवा का ये साधारण रूप भी देकर के मामला बंद किया जा सकता है। जब कोई कहे कि जनता बदअमनी करती है तब गोली चलाना पड़ता है, तो उस बदअमनी के तो कई मतलब हो सकते हैं। एक तरफ पत्थर चलाने से लेकर के और दूसरी तरफ सरकार को हथियारों से पलटने तक की कार्रवाई हो सकती। कितना बड़ा दायरा है बदअमनी का। मामूली पत्थर चलाना तो छोड़ दो, अगर किसी मंत्री की टोपी उतार के फेंक दी वो भी बदअमनी। उसको छोड़ दो, अगर उसको काले झंडे दिखा दिया जाए तो भी बदअमनी। अब मैं आपको एक मामूली सा किस्सा सुनाई देता हूं। ये सन 1946 की बात है। बेचारे मंत्री लोग कुछ नए नए लोग होते हैं, तो शायद इनको तजुर्बे इतने ज्यादा नहीं होते, ज्यादातर लोगों को तो, और कुछ को जिनको ऐसे तजुर्बे हैं गद्दी पे पहुंच के शायद भूल जाते हैं। लेकिन 46 का मैं आपको अपना किस्सा बताऊं। एक शहर में मैं गया, वहां पे कुछ नेपाल को लेकर के गुरखे लोग नाराज हो गए थे, नासमझी में बेचारे, क्योंकि अब वो उस बात को समझते हैं कि ठीक ही हुआ, क्योंकि उस जमाने में नेपाल के राणाओं से लड़ाई हो गई थी, तो उनको किसी तरह से गुरखों को कुछ गलत समझा दिया गया था। तो वो जब मैं शहर में घुसा दार्जिलिंग में, तो देख क्या रहा हूं कि सैकड़ों लोग कतार बनाए हुए खड़े हैं, हाथ में काला झंडा लिए हुए। अब
ایک سیکنڈ کے لیے تو برا لگتا ہی ہے نا کہ شہر میں گھس رہے ہیں، 700 لوگ ہیں، قطار بنائے کھڑے، کالا جھنڈا لیے ہوئے، لیکن ایک ہی سیکنڈ کے لیے غصہ آنا چاہیے نا. پھر بعد میں تو آدمی کو ہنس دینا چاہیے، چاہے دل نہ ہنس رہا ہو لیکن منہ سے تو ہنس دو بھائی. میں نے سوچا بہت اچھی بات ہے، بیچارے بڑے مزے میں 2 قطار بنائے ہوئے کھڑے تھے، کالا جھنڈا لیے ہوئے تھے. تو میں نے کہا چلو بھائی سر ان کو پرنام کر لو اور ہنستے ہوئے بیچ میں سے نکل جاؤ، اور کیا کرو. تو میں آپ سے صحیح کہتا ہوں ان میں سے زیادہ تر لوگ مسکرا بیٹھے اور انہوں نے بھی پرنام کر دیا، ان کا بھی کام ہو گیا، میرا بھی کام ہو گیا. تو یہ سن 1946 کا قصہ. خیر میں آپ کو بدامنی کی شکلیں بتا رہا تھا، تو یہ بھی تو بدامنی ہے نا. اگر مان لو اس جگہ ہاتھ جوڑنے اور مسکرانے کے بجائے کوئی ذرا ترچھی آنکھیں کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ کڑوا شبد بول بیٹھے تو اتنے ہی میں بدامنی ہو جاتی. بول چال کی بدامنی، پتھر کی بدامنی، ٹوپی پھینکنے کی بدامنی سے لگا کر کے قتل کرنے اور ہتھیار سے سرکار کو پلٹنے کی بدامنی، کتنا بڑا دائرہ ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنے مطلب کو ٹھوس طرح سے نہیں بتاتا تو کتنے بڑے دھوکے کی گنجائش ہو جاتی. کون سی بدامنی بھائی؟ کیا ٹوپی پھینک دینے پہ گولی چلا دو گے؟ کیا پتھر پھینکنے پہ گولی چلاؤ گے؟ کیا بس جلانے پہ گولی چلاؤ گے؟ یا جنتا اور بھیڑ قتل کرے تب گولی چلاؤ گے؟ خیر اب اس بحث میں نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو صرف مثال کے لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. خرچہ یا اہنسا یا وکیندری کرن یہ سب مثالوں کے لیے میں نے بتایا کہ کس طرح سے ہر ایک اصول کے ٹھوس اور سادھارن 2 شکلوں کو جب تک دماغ کے سامنے ہم نہیں رکھتے تب تک دماغی بڑھاؤ آگے ہونا ناممکن، پھنسے رہیں گے دلدل. جو لوگ اصولوں کے صرف سادھارن یعنی نرگو شکل کو سامنے رکھتے ہیں وہ تو دلدل میں پھنسے رہیں گے. اگر میں اپنے پرانے رشیوں کی زبان بولوں تو جیسے سور کو کیچڑ میں مزہ آتا ہے اسی طرح سے لوگوں کو صرف نرگو سدھانتوں میں پھنسے رہنے میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا کہ دماغ کا ایک کونا جب اصولی بحث چلاتا ہے تو کیا لچھے داری کی نرگو سدھانتوں کی بحث چلا ڈالتا ہے اور پھر اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. اگر ان سے کوئی بھی چیز ٹھوس یا عملی ڈھنگ کی کہو تو جیسے وہ کہہ دیتے ہیں تم تفصیل کی بات کیا کرتے ہو، یہ تو پروگرام کی بحث ہے، اصول کی بات کرو نا. اصول میں تو سب ماننا ایک ہے، سماجواد کا اصول ہے، وکیندریکرن کا اصول ہے، برابری کا اصول ہے، اس پر باتیں کرو. جیسے کہ ان کا کوئی ٹھوس اور عملی جامع ہوتا ہی نہیں، آخر ہوتا ہے نا. تو ان اصولوں کے ٹھوس شکل پر بحث کیے بنا صرف سادھارن اصولوں کے کیچڑ میں پھنسے رہنا اسی طرح سے ہے جیسے سور اپنی کیچڑ میں پھنسا رہ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ بھی میں آپ کو اب صاف بتا دوں، اگر صرف ٹھوس شکل میں پھنسے رہ گئے تو آج نہیں کل یا 10 یا 100 یا 50 برس میں گٹیا موسی باتیں کے ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بڑے اصولوں کا ٹھوس روپ ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ. لیکن کسی ایک روپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا لینے سے نتیجے خراب ہو جایا کرتے ہیں. مثال کے لیے منو یا یاجنوالک کی قانونیں جب شروع کی گئی ہوں گی تو ان میں لازمی طور سے اس وقت کے ہندوستان کے لیے ضرور بڑے اصولوں کو عملی جامہ دینے کی کوشش رہی ہوگی. بڑے اصول عملی جانا یہ آخر قانونیں ہوتی ہے نا. لیکن جب عملی جامے کو ہی ہمیشہ کے لیے بڑا اصول سمجھ لیا جاتا ہے تب آدمی پچھڑ جاتا ہے، گٹیانوسی بن جاتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا، پرانی چیزوں میں پھنسا رہ جاتا ہے. جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے
مثال کے لیے کہ اب خیر میں پرانے ہندوستان کی منو یا یاگیولک کی کون کون سی مثالیں دوں، چاہے وہ مرد عورت کے آپسی رشتے، چاہے وہ جات پات کے رشتے، ان سبوں کے بارے میں جو قانونیں بنی ہوئی ہیں ان کو جب ہمیشہ کے لیے مان لیا جاتا ہے تو آدمی دکھیانوسی بنی جاتا ہے، اس میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر کسی ایک دیش اور کال سے بندھے ہوئے ٹھوس روپ پر اٹک جاتا ہے آدمی، اصل شبد ہے اٹک جاتا ہے، تب وہ پچھڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر ٹھوس روپ آ ہی نہیں پاتا، صرف سادھارن اور نرگن روپ کے دلدل میں ہی پھنسا رہ جاتا ہے، تب وہ کہیں رہتا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں دقتیں اور جھنجھٹیں ہمارے سامنے کہ اگر کسی ایک ٹھوس روپ میں ہمیشہ کے لیے پھنس